नमस्कार दोस्तों, आई एम सृष्टि, एन एग्रीकल्चरिस्ट, और आज हम बात करेंगे उन 11 अनाउंसमेंट्स की जो 15 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किए। और साथ ही हम जानेंगे कि ये पैकेज अलॉटमेंट्स और अनाउंसमेंट्स एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स को कैसे अफेक्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आउट ऑफ द 11 announcements, 8 are on infrastructure, and the ones which are considered most important are on government and administrative reforms. इन 3 announcements पर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने सबसे ज्यादा बातें की है। तो क्या है वो बातें, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं which sectors are getting what percentage of the total package. We can clearly see कि 61% जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है फार्म गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अलॉट किया गया है। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट अलॉट किया गया है किसी भी सेक्टर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों? एज वी नो, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर पेरिशेबल इन नेचर, यानी वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए बनाया जाता है कोल्ड स्टोरेज। सिमिलरली हमारी कंट्री में एट द सेम टाइम abundance of produce are harvested all across the country. इसके कारण डिमांड सप्लाई का रेशियो फ्लक्चुएट करता है एंड फार्मर्स fetch poor prices in the market. तो उसके लिए बनाया गया वेयर हाउसेस या स्टोरेज रूम्स। Therefore, this 1 lakh crore is for the aggregators, the FPOs, primary agricultural cooperative societies, and for all those who are there for strengthening the farm gate infrastructures. And farm gate infrastructures include cold chain, warehouses, etc. इसके अलावा जो भी एंटरप्रेन्योर्स या एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीद कर उनमें वैल्यू एडिशन करके they want to reach the global markets, but they can't because due to lack of poor infrastructure. So this package is also a boon for them. ठीक है? Next है allotment of INR 10,000 crores to the MFEs. MFEs यानी Micro Food Enterprises. ये अमाउंट है MFEs को डेवलप करने के लिए, ताकि लोकली ग्रोन फूड में वैल्यू एडिशन करके उन्हें ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाया जा सके। इस पैकेज से MFEs और लोकल क्लस्टर्स के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाएगी, प्रोडक्शन टेक्निक्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा और भी कई स्टेप्स ली जाएंगी टू मेक दीज फिट फॉर एक्सपोर्ट। अब आते हैं कि स्टेट्स में क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, मगर कैसे? तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद फ्यू एग्जांपल्स। जैसा कि बिहार में वी नो कि मखाना का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। मखाना जो कि काफी न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें काफी कम कैलोरी होती है और इसको स्नैक्स की तरह मोस्टली यूज किया जाता है बिहार में। ठीक है, तो बिहार मखाना क्लस्टर्स ओपन कर सकती है, सही स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजीज यूज करके इसे एक्सपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर ये लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए तो इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है सही स्टैंडर्ड्स के साथ, अगर प्रोडक्शन हो तो। सिमिलरली तेलंगाना which is the largest producer of turmeric across the world, अगर तेलंगाना टर्मेरिक से टर्मेरिक लाटे बना दे which is very famous abroad, तो तेलंगाना में टर्मेरिक क्लस्टर्स बनाया जा सकता है। सेम इज फॉर कर्नाटक। कर्नाटक में रागी is grown. रागी जो कि कोर्स ग्रेन होता है, यानी मोटा अनाज, which can be considered as an alternative to rice and wheat because रागी is gluten free. तो कर्नाटक में रागी क्लस्टर्स बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फ्रूट्स, बैम्बू, इनका क्लस्टर बन सकता है। Therefore, the cluster base is going to focus on those organic and herbal materials and nutritious and health conscious wellness items. इसके अलावा अगर हम देखें कि फिशरीज में 20,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं फिशरीज सेक्टर को, इससे क्या होगा कि 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा
फिशिंग वेसल्स और इक्विपमेंट्स दी जाएंगी, नए फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे, मछुआरों को पर्सनल बोट, उनका खुद का नाव दिया जाएगा और उनका इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। और हर साल जब एक ड्यूरेशन आता है जब मछुआरे फिशिंग के लिए नहीं जाते हैं, उस ड्यूरेशन के लिए उन्हें असिस्टेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट है डेयरी सेक्टर में 15,000 करोड़ अलॉट किए गए। दिस इज टू प्रमोट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड therefore to enhance exports। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क पाउडर, घी, बटर, etc etc। नेक्स्ट है 13,343 crores were allotted to the livestock disease control। तो as we know कि हमारी कंट्री में फुट एंड माउथ डिजीज बहुत ही कॉमन है among the livestock like cows, buffaloes, sheep, goat and swine। So to control these और इनका टीकाकरण करके, वैक्सीनेशन करा के 100% एराडिकेशन कराने का प्लान है इस अलॉटमेंट से। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स। जैसा कि प्लान किया गया है कि गंगा नदी के दोनों साइड पर, गंगा नदी के दोनों किनारों पर एट द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स को प्लांट किया जाएगा इन एन एरिया ऑफ 10 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके लिए 4,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। एपीकल्चर और ऑपरेशन ग्रीन में 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो कि 2018 से चलता आ रहा है एंड विच इज नोन टू प्रमोट FPOs, एग्री लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, उसको एडिशनल 500 करोड़ दिए गए हैं। ऐसा क्यों? ओके, सो जैसा अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया, नदर्न इंडिया में पोटैटोज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वहीं साउथ इंडिया में पोटैटोज का प्रोडक्शन कम है। तो अगर एक सरप्लस मार्केट से डेफिशिएंट मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो अगर नदर्न इंडिया से सदर्न इंडिया पोटैटो को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। एंड सिमिलरली 50% सब्सिडी विल बी गिवन ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज। एंड अब हम आते हैं उन आखिरी 3 अनाउंसमेंट्स पर which were focused on government and administrative reforms and which were the most important ones। तो सबसे पहला आता है deregulation of key agri produce। Essential Commodities Act जो हमारी कंट्री में 1955 से एग्जिस्ट करता आ रहा है। 1955 में हमारी कंट्री में फूड की स्केर्सिटी थी। ये बात है ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की। बट नाउ the farmers are producing abundance of produce and they want to export but government does not allow। तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स भी सफर करते हैं। फार्मर्स को भी सही प्राइस नहीं मिलता है, कई बार कंज्यूमर्स भी सफर करते हैं। So the ECA requires an amendment which will largely be towards making sure that cereals, oilseeds, onions, potatoes, edible oils and pulses will be completely deregulated। And therefore, unless there's an extraordinary situation, there will not be requirement to invoke this ECA। This was said by the Finance Minister Nirmala Sitharaman। Apart from this, the second law or the second announcement which was made was regarding a new law to be framed। इसके पीछे reason क्या है कि इंडिया में कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है who are compelled to sell the produce or to sell their units to some particular licensees। Then why the farmers are compelled to do so? अगर कोई और किसी भी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप केवल इनको ही अपना प्रोड्यूस बेच सकते हो, तो हम फार्मर्स को क्यों फोर्स करते हैं? ओके, सो इसके पीछे इस लॉ के पीछे सबसे बड़ा जो सोल्यूशन होगा वो होगा टू रिमूव द इंटरस्टेट बैरियर्स। फार्मर अपना प्रोड्यूस किसी को भी बेच सकता है पूरी कंट्री में। फार्मर खुद अपना मार्केट चूज करे, अपना बायर चूज कर सकता है। नाउ द लास्ट वन इज दैट
फार्मर्स को सोइंग के पहले पता नहीं होता है कि उसका जो प्रोड्यूस होगा उसको कितना प्राइस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोथ इंडस्ट्री, कपड़े वाले इंडस्ट्री को कोई अगर कोई एक जीन्स बना रही है कोई कंपनी, उसे पता होता है कि मेरे कपड़े का जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट एक्स है, जो लेबर कॉस्ट है वो वाई है, तो मेरा टोटल कॉस्ट इतना 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 मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाना चाहिए। बट द फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो अगर सोइंग के पहले ही फार्मर्स को अगर पता हो कि उसे कितना प्राइस मिलेगा, देन द फार्मर कैन डिसाइड कि उसे कितनी सोइंग करनी है और करनी भी है या नहीं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर्म करना, दिस वाज द थर्ड अनाउंसमेंट। नाउ लेट्स हियर व्हाट द एक्सपर्ट्स से ऑन दिस अनाउंसमेंट। Mr. Ashok Gulati, the former chairman of the CACP, said very gladly, I've been asking this for 20 years, and the last 3 of the 11 measures are bigger than the first 8. Also, Mr. Ajay Kakra from PwC India mentioned that decision to amend the ECA is a correct measure to ensure supply chain continuity and trade flows in the event of short supplies and exceptional circumstances. That's it for today. Thank you so much.